अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल ला अनवील्ड में। दोस्तों, आज आपके सामने एक न्यू प्लेलिस्ट, एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की कि जो पढ़ी जाती है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान LLB 5 ईयर्स मोस्टली सेकंड सेमेस्टर में। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब बिफोर दी पाकिस्तान पीरियड कि 1857 से ऑनवर्ड 1847 तक की क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी कि पाकिस्तान हमें मिला, कि हम सब कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है इंडिया, उससे जो डोमिनेंस बन गई थी। तो स्टार्ट करेंगे हम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड 1600 से, कि जब लीगल डेवलपमेंट्स अकर हुई थी, जब कोर्ट इस्टेब्लिश हुए थे मुख्तलिफ, जब जो ईस्ट इंडियन कंपनी को एबोलिश कर दिया गया था, उसके बाद मुख्तलिफ जो है कानून को यहाँ पे वाइजरीज अपॉइंट किए गए कि क्या वो बातें बनी थी जिसपे जो है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है और पाकिस्तान को आज़ाद किया गया था। पाकिस्तान और इंडिया दो डोमिनेंस बने थे। तो शुरू करते हैं फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1857 से ऑनवर्ड 1947 तक। 1857 में जब हम देखेंगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी, जिसको अंग्रेज़ों ने म्यूटिनी का नाम दिया था, कि वहाँ पे जो मीरठ रेजिमेंट थी उसने सबसे पहली बगावत की थी 24 अप्रैल 1857 में, कि जब ब्रिटिश ने उनको कारतूस जिसको बोला जाए वो दिया गया था यूज़ करने से लिए। असल में उस कार्टेज को मुँह से छीला जाता है, तो वो जो है काऊ की और पिग की जो है, तो वो उनके फैट से बनी हुई थी। तो काओ जो है वो उनका जो है एक सेक्रेड एनिमल है हिंदुज़म का, और पिग जो है हमारे यहाँ उसको इस्लामिज़म में जो उसको हराम कहा जाता है। तो उनको मतलब बुरा लग रहा था वो रेजिमेंट में, तो उन्होंने जो है ना मना किया गया था हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदगी से इवन जो रेजिमेंट्स वाले थे उन्होंने तो मतलब अंग्रेज़ की फ़ौजों को मार भी दिया था इस बात पे। तो वो उन्होंने मतलब एक बगावत शुरू की थी, उनके हुक्म को ना मानना। तो मेरे रेजिमेंट को उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत ने जो है सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट कर दिया था 10 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने बगावत की थी। ठीक, मतलब उनका एक कोर्ट मार्शल किया गया था। उसके बाद जो है पूरी कंट्री में एक बगावत की सिचुएशन स्टार्ट हो गई 10 मई जो है 1857 में। तो ये तकरीबन बगावत हर जगह पहुंच चुकी थी। तो 10 मई को जो है रेबल स्टार्ट हुई थी अपना मार्च करना दिल्ली की तरफ से। उन्होंने सिक्योर किया दिल्ली को, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना किंग डिक्लेयर किया। तो फिर ब्रिटिश ने ऑब्वियसली कंट्रोल वापस लेना था, तो बरतानिया ने अपने टैंक्स भेजे, अपने रेजिमेंट्स भेजी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 20 सितंबर 1857 को कि बरतानिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट में टैंक्स इस्तेमाल किए थे म्यूटिनर्स के खिलाफ। इन शॉर्ट वो जो है तकरीबन ज़्यादा देर तक वो म्यूटिनर्स जो है उनकी म्यूटिनी नहीं रही, और ये म्यूटिनी जो है नाकाम हो गई क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे। तो उसके बाद बहादुर शाह जफर को उन्होंने रंगून भेज दिया। रंगून में वहीं पे उनकी मतलब बर्मा में उनको वहीं पे मौत आ चुकी थी। ठीक, उसके पहले तो उसके 2 सन उसके सामने सर कलम कर दिया गया उसके सामने हुई। तो उसके बाद डॉक्टर पीता भाई जो है मतलब अंग्रेज़ों के बहुत ही क्लोज थे। तो वो लिखते थे, क्योंकि हम सबको पता है कि हमने पाकिस्तान की स्टडी में बहुत जगह पे पढ़ा है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जो बोला जाता है कि जो जिम्मेदार है वो सिर्फ मुसलमान है। उसके बाद हम पता है कि सर अहमद खान रेवोल्यूशनरी वर्क किए थे। तो डॉक्टर पीता भाई जो अंग्रेज़ों के बहुत ही क्लोज थे, उन्होंने मुख्तलिफ बुक्स लिखी थी, मुख्तलिफ रिसाले लिखे थे। उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने फेक स्टोरीज बताई थी ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर ने यकीन कर दिया था इसके ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ जो है रिस्पॉन्सिबल कौन है, मुसलमान है जंग के। मतलब उन्होंने ये बात नहीं बताई कि अदर रिलीजियस बंदे भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, सिर्फ उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी आते हैं कि जो लॉज वगैरह यहाँ पे पास किए गए, तो डायरेक्टली लॉज ये पास होते यूके की पार्लियामेंट से पास हो रहे थे। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आ गया, जो फर्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट कही जाती है आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके की पॉइंट ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो ट्रेडिंग कर रही थी, लेकिन वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो है हुक्मरानी करी थी, उसको एबोलिश कर दिया गया था। और उसके बाद टेरिटोरियल रेवेन्यू पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ट्रांसफर टू द क्राउन। जो क्राउन था उसको सारी पावर्स, जो ज़मीनी पावर थी, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, वो सारी क्राउन को दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, फिर क्राउन को शिफ्ट कर दी गई। और जो क्राउन था उसको रूलर समझा जाता था, उसको बादशाह समझा जाता था इंग्लैंड का। ठीक, तो वहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया था डायरेक्टली फ्रॉम कैबिनेट ऑफ यूके अपॉइंट किया गया था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो एज अ कोऑर्डिनेटर था बिटवीन इंडिया एंड यूके गवर्नमेंट का, एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया था। उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड बना दिया गया था जो 15 मेंबर्स के ऊपर कंसिस्ट था। ये जस्ट लाइक हम बोल सकेंगे कैबिनेट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में जो एडवाइस करती थी। ठीक,
और वही बात के सेक्रेटरी की जो एक कैबिनेट बना दी जिसको हम एडवाइजरी बोर्ड बोलते हैं, और एडवाइजरी बोर्ड जो कोई भी अगर एडवाइस कर रहा था तो वो सेक्रेटरी पाबंद नहीं था अकॉर्डिंग टू लॉ उसके बाद मानने के लिए। तो जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किए हुए थे ईस्ट इंडियन कंपनी के दौर पे, तो उनकी पोस्ट को वाइजरे में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब वाइजरेस कौन थे? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते थे वाइजरे, ठीक। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप उसको तस्वीर करेंगे हेड ऑफ स्टेट होता था, जो एक कोऑर्डिनेशन का काम करता था यूके गवर्नमेंट के और इंडियन गवर्नमेंट में। तो जो गवर्नर जनरल था उनको कन्वर्ट कर दिया था हेड ऑफ गवर्नमेंट में, मतलब वाइजरे में कन्वर्ट कर दिया था। वाइजरे कौन था? इन शॉर्ट क्या वो हेड ऑफ गवर्नमेंट था। उसके बाद एक वाइजरे की काउंसिल बन गई थी। सेक्रेटरी काउंसिल को उन्होंने बोला कि एडवाइजरी बोर्ड है ये, और वाइजरी काउंसिल को उन्होंने बोला कि ये, मतलब वाइजरी की कैबिनेट को उन्होंने बोला कि वाइजरी काउंसिल है। तो उसमें 4 मेंबर्स थे, वो चारों ब्रिटिशर्स ही थे। तो इनका काम क्या था कि ये एक मतलब ग्राउंड में वर्क करते थे। जैसे अगर एडवाइजरी बोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कोई हुक्म दिया, कोई कानून पास करवाए, तो ये उनको इम्प्लीमेंट करवाते थे। मतलब वाइजरी और वाइजरी काउंसिल इम्प्लीमेंटेशन का काम करती थी। उसके बाद दूसरा एक्ट आया कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1867। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पोर्टफोलियोज दिए गए उनके मेंबर्स को। पहले वो सिर्फ मेंबर्स थे, फिर उनको एक मिनिस्ट्रीज दी गई। वाइजरी के काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उनको मिनिस्ट्रीज दी गई बाकायदगी से, जैसे रेवेन्यू मिनिस्ट्री हो गई, लॉ हो गई, PWD हो गई, उनको मिनिस्ट्रीज दी गई पूरी। तो क्या था कि पहले 4 मेंबर्स थे, तो इंडियन काउंसिल 1861 के तहत ये 4 मेंबर्स को बढ़ा के 5 कर दिया गया। फिर 1874 में 6 मेंबर्स कर दिए गए। तो मुख्तलिफ जो है वो पोर्टफोलियोज मिनिस्ट्री स्टेब्लिश हो गई, होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस, पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। और उसके बाद जो है वाइजरे को ऑर्डिनेंस पावर इशू कर दी गई कि भाई आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस जस्ट लाइक जैसे आज के पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, तो इस तरह एक वो भी एक लॉ ही होता है कि प्रेसिडेंट कोई लॉ इशू करता है। वो जो न्यू ऑर्डिनेंस, और इसमें आया बाद अब याद रखें जो न्यू लॉ आ रहा था वो हर पिछले लॉ को जो है चेंज करता जा रहा था। तो ये था एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1867। उसके बाद आ गई कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। एक 20 फरवरी लेंगे 1885 में जब कांग्रेस एस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो वहाँ पे मोस्टली हिंदुस्तानियों ने उसको ज्वाइन किया था। एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म उनको मिल गया था कि वो अपनी आवाज़ वहाँ से उठाएं, ठीक। तो इस एक्ट के तहत क्रेडिबिलिटी ऑफ कांग्रेस वाज एडमिटेड, कि कांग्रेस की 2-3 सिफारिशात को उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया था। कि मतलब क्यों एक्सेप्ट किया था कि एक सारे हिंदुस्तानी जो वहाँ पे थे, उसमें मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, वो उनको सबको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि वो अपनी आवाज़ को उजागर करें आगे, ठीक। उसके बाद ये कि जो वाइजरी काउंसिल थी उसमें एडिशनल मेंबर्स को ऐड कर दिया गया। अभी एडिशनल मेंबर्स को इंडियन थे, जो कांग्रेस ने जो बात रखी थी कि भाई अब हम तो हुक्मरानी कर रहे हैं, हमसे हमारी बात नहीं मान रहे, तो उनको जो है इसमें मेंबर्स ऐड किए गए। ये क्या थी? एक एडिशनल काउंसिल थी। एज सच इसका कोई भी काम नहीं था सिवाय रेबेल को रखने के लिए, कि जो बगावत की सूरत हाल थी और कांग्रेस बन चुकी थी, तो एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था हिंदुस्तानियों को। तो इन्होंने क्या किया कि बस उनको एक एडिशनल मेंबर बना दिया कि भाई ऐसा आपका कोई काम नहीं, लेकिन बस दिखावे के लिए आपको गवर्नमेंट में ऐड कर दिया गया हमने। मतलब उनको खुश करने के लिए कि भाई आप रेबल छोड़ दें, अभी हम आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर में आपको जो जॉब्स दे रहे हैं, सीट दे रहे हैं, कि मतलब हम आपसे के साथ मिलकर काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो वाइजरे की काउंसिल थी अपनी, पहले में जैसे हमें बताया पहले 4 मेंबर थे, फिर 7 हुए, ठीक, जो मतलब फिर 5 हुए, फिर 6 हुए, तो वो अभी 6 से उनको इन्होंने 12 बढ़ा दिए उनके, ठीक। और फिर लोकल लेजिस्लेशन स्टार्ट हो गई, कि मकामी कानून साजी स्टार्ट हो चुकी थी। और जो वाइजरे को पावर दी गई कि आप सेंट्रल और प्रोविंशियल लॉज को, जो मुख्तलिफ लॉज वो मुल्क में इम्प्लीमेंट थे, कि आप उनको ओवररूल भी कर सकते, क्योंकि उनको पहले ऑर्डिनेंस पावर दी जा चुकी थी। उसके बाद है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अभी जैसे हमने बताया 1885 में कांग्रेस एस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो फिर 1806 में मुस्लिम लीग भी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। कांग्रेस में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो हिंदुओं की थी, और जो है 1906 में जब मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश की गई तो मुसलमानों ने बहुत ही अक्सरियत में इनको ज्वाइन किया था। अभी ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो है मिंटो मोर्ले, लॉर्ड मिंटो और जॉन मोर्ले, लॉर्ड मिंटो जो वाइजर ऑफ स्टेट थे और जॉन मोर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो इन्होंने कुछ काम किया, रेवोल्यूशनरी वर्क किए कुछ, जिनको मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स कहा जाता है। और आगे चल के इन्होंने जो है एक लॉ आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को, उनके रिफॉर्म्स को उस लॉ के तहत जो एक्नॉलेज किया गया था। चूँकि एक जो है मुस्लिम लीग बन चुकी थी, कांग्रेस बन चुकी थी, तो एक टफ टाइम दे रहे थे अंग्रेज हुकूमत को। तो मिंटो मोर्ले के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके जो है कहने पर जो मिंटो ने वो हिंदुस्तान लीडर्स के साथ मिल बैठ के बैठे कि भाई उनके आपके रिजर्वेशंस क्या हैं, आपके मसले क्या, मतलब उनसे मसले पूछने लगे। तो उन्होंने एक रिफॉर्म तैयार किया, मतलब उन्होंने एक मुसवदा तैयार किया जिसको बोला जाएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जैसे हम बोलते हैं कि जब कहीं पे बगावत हो जाए ना, तो वो बगावत रुकती नहीं, मतलब वो चलती जाती है। तो उस बगावत को रोकने के लिए ये सारे एक्ट आ रहे थे। वो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को माना गया, फिर मुस्लिम लीग क्रेडिबिलिटी को माना गया, फिर मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स हुए मुख्तलिफ जो है, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट
1892 में हमने आपको बताया कि एडिशनल मेंबर्स को जो है अलाउड किया दिया गया कि भाई आप वाइसराय काउंसिल में एज एडिशनल मेंबर्स वर्क करेंगे, मतलब इंडियंस को ऐड कर दिया एडिशनल काउंसिल में। तो इन शॉर्ट मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स क्या थे कि एक सेंट्रल लेजिस्लेचर, मतलब एक कॉन्सेप्ट फेडरेशन का एक जो है कॉन्सेप्ट लाया गया कि फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसका एक कॉन्सेप्ट लाया गया था कि एक सेंट्रल लेजिस्लेचर कायम किया जाएगा जिसको 60 मेंबर्स होंगे। तो 30 मेंबर्स जो है सिलेक्ट करेगा, वाइसराय सिलेक्ट करेगा, और रेस्ट ऑफ देम इलेक्ट्स, मतलब जो मुस्लिम लीग की या कांग्रेस की डिमांड थी इलेक्शन की वो उसको एक्सेप्ट कर दिया गया था कि 33 मेंबर्स तो किसके होंगे, वाइसराय खुद करेगा। जो 60 में 33 वाइसराय के जो बकाया बचेंगे वो उनका क्या होगी, उनकी इलेक्शंस होगी, मतलब उनकी बैलेट बॉक्सिंग होगी, उनको राइट टू वोट दिया जाएगा कि भाई वो वोटिंग के थ्रू आगे आएंगे। ठीक, उसके बाद परमानेंट मेंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन काउंसिल 1892 में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को ऐड करते करते उन्होंने हिंदुस्तानियों को एडिशनल मेंबर दिया था, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर यह बात बताई कि एडिशनल मेंबर का कोई वर्क नहीं था, सिर्फ उनको खुश करने के लिए। तो जब इन्होंने अपनी डिमांड रखी उसके रिफॉर्म्स में, जब मिंटो उनसे मिलने आए थे तो उनसे डिमांड रखी थी कि भाई हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाओ, हमें असली गवर्नमेंट का हिस्सा बनाओ, तो हिंदुस्तानियों को उसका हिस्सा ही बना दिया गया था। उसके बाद जो मुस्लिम लीग की, तो अगर हम सर सैयद अहमद खान की रिवोल्यूशनल हिस्ट्री पढ़ें, जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ें, तो वहाँ पे आ जाते हैं कि मुसलमानों के लिए एक उन्होंने अलग जो है सीट्स की डिमांड की थी कि भाई मुसलमान के पास एक अलग सी सीट होनी चाहिए, वो अलग, मतलब उनकी एक जनरल सीट से भी अलग सीटें होनी चाहिए। तो वो बात एक्सेप्ट कर दी गई थी कि मुसलमानों की अलग सीट दे दी गई थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो वाइसराय की काउंसिल थी, उसमें उन्होंने पावर दे दी गई थी कि आप डिबेट कर सकते हैं, आप किसी कानून पे बात करना चाहें तो वो उनको आप बात कर सकते हैं। ठीक, अभी ये इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स का जो मेन मकसद था, मतलब जो इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट ने 1909 में कन्वर्ट किया था, उसका मेन मकसद क्या था कि माइनॉरिटी, मतलब मुसलमान और मेजोरिटी, ऑब्वियसली जो हिंदुज़म वहाँ पे मेजोरिटी में थी, उनका एक कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि क्योंकि मुसलमानों की अलग से सीट मिल चुकी थी। जैसे आज के पाकिस्तान में होती है कि माइनॉरिटी अलग से सीट रिजर्व की जाती हैं, तो मतलब मुसलमानों को इलेक्ट्रल इलेक्शन के लिए एक अलग से रिजर्व सीट दे दी गई थी। और फिर आता है कि ईयर 1919 के डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। इसमें एक रोवेलेट एक्ट पास हुआ था कि 1919 में कि वो उन्होंने इस एक्ट में बोला कि हिंदुस्तानी आज भी जो है रेबल कर रहे हैं, आज बगावत हो रही है, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, उन्होंने मुख्तलिफ मेंबर्स उनकी इलेक्टोरल सीट एक्सेप्ट की, लेकिन फिर भी ये था कि एक जो है एक आपके ऊपर एक कोई गवर्नमेंट, बाहर की गवर्नमेंट आपकी हुकूमत करे, तो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने एक रोजवेलेट एक्ट 1999 पास किया यूके पार्लियामेंट ने। तो उनके तहत उन्होंने क्या किया कि भाई हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। ना हम उसको ये बताएंगे आपके ऊपर चार्जेस क्या थी, ना हम उसको बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट कर दिया जाएगा, बस उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, उसको सजा भी दी जाएगी। तो इस एक्ट को रोकने के लिए, इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन रोकने के लिए एक रेबल हुई पूरी इंडिया में एक रेबल स्टार्ट हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि इसमें गांधी ने भी एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसको हम कहते हैं कि सत्याग्रह, हंगर स्ट्राइक। इसमें बहुत सारे हिंदुओं ने और मुसलमानों ने भी जो है इसमें प्रोटेस्ट किए थे और इसको रोवेलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे। और जो है सत्याग्रह, मतलब एक हंगर स्ट्राइक, जो है भूख हड़ताल जिसको कहा जाता है, गांधी ने वो स्टार्ट की थी। मतलब एक बहुत ही हद तक प्रोटेस्ट जारी थे, एक बहुत ही टफ टाइम दिया जा रहा था। तो डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर चंद पॉल, इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया था। ये जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टर्स थे जो उनको टफ टाइम दे रहे थे, मतलब ये लीड कर रहे थे बिल्कुल। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर 1919 डार्केस्ट पीरियड था। तो क्या हुआ कि 13 अप्रैल, मतलब 13 अप्रैल 1999 में जलियांवाला बाग, तो यहाँ पे हिंदू, मुसलमान और सिख जो है साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसमें भी जो है मतलब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे कि डॉक्टर सैफुद्दीन और चंद पॉल की जो अरेस्ट की गई थी उनको जो है उनको रिहा किया जाए। वो इस बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हालांकि प्रोटेस्ट वगैरह गैदरिंग वगैरह रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी क्योंकि वो बोल रहे थे कि बगावत हो रही है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें रोवेलेट एक्ट के तहत उन्होंने सब कुछ बंद कर दी गई थी। ठीक, तो फिर जनरल डायर थे एक, उन्होंने ऑर्डर किए कि भाई आप इनके ऊपर डायरेक्ट फायर करें, स्ट्रेट फायर करें, अपने फौज को बोला। तो हिस्ट्री में है कि 1650 फायर्स किए गए थे जिसमें 379 बंदे मारे गए थे। 1500 से ज़्यादा जो है इंजर्ड हो चुके थे, उसमें औरतें, बच्चे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था मतलब उसमें इंडियंस का। और ये जो है एक डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 आया, ये 1919 आया कि इसका प्रेम्बल ये था कि हम
उन्होंने प्रेम्बल में यह बात रखी कि हम 1919 जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 है क्यों लेके आ रहे हैं कि हम अब हिंदुस्तानी को ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार देंगे, क्योंकि एक बगावत हुई फिर वो आगे चल के जो जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ, तो उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ी जा चुकी थी। तो हिंदुओं को या जो हिंदुस्तानी थे उनको अख्तियार देने के लिए ये इस एक्ट को नाफिज किया गया था। तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया डायरजी सिस्टम एट प्रोविंशियल लेवल, कि डुअल सिस्टम होगा प्रोविंशियल लेवल का, मतलब एक आधा सिस्टम हिंदुस्तानियों का होगा और आधा सिस्टम ब्रिटिशर्स का होगा। उसमें दो सिस्टम में एक अकाउंटेबल सिस्टम था, एक अनअकाउंटेबल सिस्टम था। अभी अकाउंटेबल सिस्टम जो है उन्होंने कर दिया, जो हिंदुस्तान थे उनको दे दिया, जो मतलब हिंदुस्तान के लोग थे उनको दे दिया, ठीक। और जो अनअकाउंटेबल सिस्टम था उन्होंने रिजर्व जो अपने पास रख लिया ब्रिटिशर्स ने, उसमें गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट, रेवेन्यू, टैक्स, लॉ वगैरह सब कुछ जो है ब्रिटिशर्स के पास थी, और होम डिपार्टमेंट जैसी मिनिस्ट्रीज जो है वो उन्होंने अपने पास रखी। मतलब जो लार्ज अमाउंट को पावर थी उन्होंने फिर भी ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखी थी, और कुछ पावर इन्होंने अकाउंटेबल वाली पावर इनको दे दी थी। अभी ये बंदे जो भी कुछ करें इनसे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि ये अकाउंटेबल सिस्टम में आ गए थे तो ये कुछ भी करें तो उनसे पूछा जा रहा था, ठीक। और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को एस्टेब्लिश करते, मतलब कि भाई कौन सी पावर्स पे जो है सूबा जो है वो कानून साजी करेगा, लिस्ट आ गई है कॉन्करेंट लिस्ट की, कौन सी पावर पे सूबा और सेंट्रल मिलकर काम करेंगे, ठीक। और ये बात ऐड करी कि भाई अभी हम टैक्स इम्पोज करेंगे, और हमें क्योंकि रेवेन्यू चाहिए तो हम टैक्स इम्पोज करेंगे, तो ये बात भी उसमें इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में इम्पोज कर दी। अभी पावर कैसे मिली कि इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक मिनिस्ट्रीज देना इशू कर दी थी हिंदुस्तानियों को। और इसी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 में जो इन्होंने बाइकम सिस्टम दे दिया था कि भाई कि प्रोविंस में भी, और मतलब प्रोविंस में दो हाउस का इन्होंने एक रिप्रेजेंट करेगा प्रोविंस को, मतलब इन्होंने बाइकम सिस्टम दे देगा सेंट्रल जैसे आज हमारे पास अपर हाउस लोअर हाउस है, कि एक जो हाउस होगा वो प्रोविंस को रिप्रेजेंट करेगा, एक हाउस होगा जो आवाम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो उसके जो मेंबर्स तकरीबन 145 थे, उनका 3 ईयर्स का टेन्योर था। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, जिसमें 45 मार्क्स का पासिंग क्राइटेरिया रखा गया था, ठीक। और उसके बाद आगे वोट का हक दे दिया गया था कि वोट हु कैन वोट, लेकिन उन्होंने एक बड़ी शर्त लगा दी इसमें कि जिस बंदे के पास कुछ हद तक कोई प्रॉपर्टी होगी और वो टैक्स पेयर होगा तो उसको जो है वोट देने का हक होगा। तो इस लॉ ने मतलब बहुत हद तक सिस्टम को सीधा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सी बातें उनकी एक्सेप्ट कर दी थी, जॉब्स उनको देने लगे थे, पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया था, इसमें लेजिस्लेशन जो है वो बाइकैमल कर दी गई थी, और उनको कॉन्करेंट लिस्ट आ गई कि भाई लिस्ट दे दी कि भाई ये पावर्स आपके पास हैं, और उनको जो है डुअल सिस्टम ऐड कर दिया गया था। तो एक साइमन कमीशन इस काउंसिल के एक्ट के अपॉइंट कर दी गई थी। इस साइमन कमीशन को ये टास्क दे दिया गया था कि भाई आज 1919 है, ठीक। आप 10 साल के बाद आप जाके देखेंगे कि जो हमने सिस्टम दिया है वो क्या सिस्टम नाफिज है या ख़त्म हो चुका है, या क्या उस सिस्टम में गड़बड़ आ चुकी है, क्या वो सिस्टम सही जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1919 में एक साइमन कमीशन उन्होंने जो बना दिए गए थे, उन्होंने बोला था कि अब 10 साल के बाद देखेंगे सिस्टम चल रहा है कि नहीं, ठीक। तो 1927 में साइमन कमीशन जो है आ गई, ठीक। तो इसमें यह था कि अगर अच्छा साइमन कमीशन जैसे ही तो बहुत बड़े एहतजाज बैठ गए फिर से, क्यों कि भाई ये कमीशन आई थी सिस्टम को चेक करने के लिए कि जो सिस्टम हमने दिया है वो ठीक है या नहीं, मतलब जिसने सिस्टम बनाया वो खुद ही अपने ऊपर आ गए कि हम देखेंगे ठीक है या नहीं। ओबियसली वो बोलते कि ठीक है, चाहे वो ठीक ना भी होता। तो इसमें हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया इसके ऊपर, उन्हें बोला कि हमें भी तो इस कमीशन में इन्वॉल्व करो, हम भी तो देखें कि आपने जो इसमें लूप होल्स हैं वो तो हम तो इंडिकेट करेंगे ओबियसली। तो इवन इसमें जो है हर चीज़ को बैन कर दिया गया था कि आपको आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जब कमीशन आई थी। तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट, एक नया किस्म का प्रोटेस्ट किया गया था कि हिंदुस्तानियों ने काइट्स उड़ाई थी, कि उसमें काइट्स में लिखा गया था कि गो बैक, मतलब साइमन कमीशन को बोलते थे कि यहाँ से जाओ, मतलब इस हद तक जो है वो जज्बा बढ़ चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप हमें प्रपोजल्स दें कि आप हम किस तरह से जो है चेंजिंग लाएं, किस तरह से कोई एक्ट लेके आए जिसमें हम आपके रिजर्वेशन को एक्सेप्ट करें। तो 1928 में नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट इशू की, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। फिर उस नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे आज़म ने 1929 में 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म रखे थे, जो बहुत ही मतलब मशहूर किए जाते हैं, ठीक। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर हुई? जो नेहरू ने और जो कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे उसके ऊपर 1930 से 1932 के ऊपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसके ऊपर हम देखा जाए तो कि पम्फलेट में लाकिद अली खान ने नाउ एंड नेवर जो है मतलब अब या कभी भी नहीं, उसमें वो कम्प्लीट था, इसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात किया था, ठीक। उसके बाद उस साइमन कमीशन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जो है नेहरू की रिपोर्ट आ गई, 14 पॉइंट्स थे, और 14 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1925 इस्टेब्लिश किया गया, जो पाकिस्तान का था। उनके बाद 9 साल तक पाकिस्तान का एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में वर्क कर रहा था, ठीक। ये मोस्ट लेंदी एक्ट था
जो अभी तक इम्पोज किया जा चुका है यूके की तरफ से सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। इसमें तकरीबन 321 सेक्शंस थे, इसके 14 पार्ट्स थे। इसमें सेंट्रल लेवल के ऊपर भी डायरेक्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था कि गवर्नर जनरल होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा एंड गवर्नर एट प्रोविंसेस होंगे। ठीक, जो हम जानते हैं गुलाम मोहम्मद थे हमारे गवर्नर, जिन्होंने बहुत कुछ जो किया, सिकंदर मिर्ज़ा थे जो उन्होंने कुछ किया, वो इसी के तहत ही वो सब कुछ हो रहा था कि उन्होंने एक फेडरल सिस्टम के भाई उन्होंने स्टेट्स को, रियासतों को बोला कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो हमें कर सकती हैं, मतलब फेडरल सिस्टम के तहत चलना चाहें तो चल सकती हैं, अगर आप आज़ाद रहें तो आप आज़ाद रह सकती हैं। और इसी के तहत ही जो बिहार एंड उड़ीसा दो प्रोविंस में बट गया था, और इसी के तहत ही सिंध जो है वो बम्बे से अलग हो चुका था। जैसे हम बोल देंगे सिंध पाकिस्तान से पहले, तो नो डाउट कि वो तो गवर्नमेंट इंडिया 1935 के तहत ही जो है सिंध जो है उन्होंने आज़ादी ली थी बम्बे से। और इसी तरह बर्मा जो है उसने इंडिया से आज़ादी ले ली थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि भाई प्रोविंस के बाद एक सेल्फ गवर्नमेंट होगी, प्रोविंस में यूनिकैमरल जो है हाउस होगा, और किसी किसी प्रोविंस में बाइकैमरल हाउस भी था। जैसे आज हमारे प्रोविंसेस में यूनिकैमरल हाउस है, एक ही असेंबली होती है। ठीक, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश कर दिया जाता है, जहाँ पे भाई टैक्स कलेक्शन होता है, वहाँ पे पैसा इकट्ठे करने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेलवे को स्टेब्लिश करवा दिया जा चुका था कि जो अभी रेलवे सिस्टम है, हमने सुना है कि वो हम सबको पता है कि वो अंग्रेजों का है, तो रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। और वोट सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन आ चुके थे। जैसे हमने पिछले देखा कि पीछे एक एक्ट में इन्होंने बात की थी कि जिसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो कुछ पढ़ा लिखा होगा जो टैक्स दे रहा होगा उसको ही सिर्फ टैक्स जो वोट देने का हक होगा। तो इस सिस्टम में इन्होंने ये बात कही कि भाई एवरीवन कैन वोट, तो सभी वोट कर सकते हैं। और उन्होंने दूसरी बात, जैसे इन्होंने एक लेजिस्लेचर कानून साज इदारे बना दिए थे इन सब के, तो उन्होंने ये बात ऐड कर दी कि भाई आप कोई भी कानून नहीं बनाएं जो आप क्राउन की पावर को कर्टेल करे, आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, अब हम पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, तो जो है मिंटो पार्क में राहुल रेजोल्यूशन हुई 1941 में। एक सेशन रखा गया था, एक बंगाली ने उसको हेड किया था, चौधरी फजल उल हक। इसका पाकिस्तान हिस्ट्री में बहुत ही नाम सुनेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 भी स्टार्ट हो जाएगी 1939 में, और इनकी एक रिस्ट्रिक्शन, मतलब 1935 के बाद फिर भी जो है एक मतलब फ्रस्ट्रेशन थी कि भाई हमें राइट्स दें, हमें और राइट्स दें। ठीक, तो यूके बहुत ज़्यादा, यूके को बहुत नुकसान था, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो चुकी थी, तो यूके जो है अलाय था अमेरिका का जर्मनी के सामने, और उसके तहत जो है क्योंकि जर्मनी मतलब बहुत टफ टाइम दिया था इन सबको, तो और यूके के बाद भी बहुत ही टफ टाइम आ चुका था, क्योंकि वहाँ से भी एक तो जंग की सूरत हाल थी, और यहाँ पे जो हिंदुस्तानी थे वो रेबल चल रही थी, या जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन थी पीक पर कि हमें राइट्स दिए जाएं, हमें हकूक़ दिए जाएं। उस वक्त कायदे आज़म ने एक जो है स्पीच प्रोवाइड की थी, स्पीच डिलीवर की थी लाहौर पार्क में, लाहौर रेजोल्यूशन में, जिसपे उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2 नेशन थ्योरी की बात की थी। ठीक, उन्होंने तो कायद आज़म ने वहाँ पे वो ये बात की थी कि जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं वो एक आज़ाद डिफरेंट नेशन है, उनका कल्चर अलग है, उनकी ट्रेडिशन अलग है, मतलब वो हर चीज़ में एक दूसरे से डिफरेंट है। और फजल उल हक ने ये बात भी कही थी, मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेजोरिटी जो मुसलमानों की जहाँ मेजोरिटी है उनको एक सेपरेट स्टेट का जो है दर्जा दे दिया जाए। ठीक, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर है इटली, तो उन्होंने बोला कि अभी वक्त आ चुका है कि हम इंडियन लोगों को बस उनके अपने हकूक़ जो है उनको दे दें, वो जो आज़ादी हमसे मांग रहे हैं उनको हम आज़ादी दे दें। ठीक, क्योंकि वो यूके इमेंस प्रेशर में आ चुका था वर्ल्ड वार की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से। ठीक, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया की तरफ, जो यूके के इंडिया के मतलब ऑल ओवर इंडिया के कंबाइंड इंडिया के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक 3 जून प्लान इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने बोला कि हिंदू एंड मुस्लिम शुड बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट्स, जो मतलब जो हिंदुज़म जो हिंदू स्टेट्स थी और मुस्लिम स्टेट्स की, मतलब उनको अलग अलग कर दिया जाएगा, मतलब अलग अलग डोमेन बना दिए जाएंगे उसके बाद। और उसके बाद एक बाउंड्री कमीशन अपॉइंट की गई, ये बाउंड्री कमीशन फिक्स द बाउंड्रीज, मतलब जिन्होंने बाउंड्रीज बनाई थी। ठीक, 3 जून प्लान के तहत इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था 1947 में, कि 1947 में उस इंडिपेंडेंस में बात की कह दी जा चुकी थी कि देयर शुड बी 2 डोमिनेंस, कि 2 डोमिनेंस होंगी, कि दे कैन कंट्रोल देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन 1948 टिल गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट क्राउन टिल बोथ डोमिनेंट मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इन्होंने बोला था कि भाई 2 डोमिनेंस बन जाएगी, मतलब जो एक पूरा भारत था, इंडिया था, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, और 1948 तक तो उस पर क्राउन की हुकूमत ही रहेगी, मतलब जो यूके उस पर हुकूमत करेगा, और गवर्नर जनरल जो है वो उस पर हुकूमत करेगा बट ऑन द नेम ऑफ क्राउन। तब तक जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था वो एज उनका कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा जब तक ऊपर नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 9 साल तक जो है ये बात चली आ रही थी कि 9 साल तक गवर्नमेंट इंडिया 1935 बना था, और इसी एक्ट की वजह से यूसुफ पटेल केस में बहुत सारे डिस्कस किए थे। ये केस जो हम आगे चल के इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। जैसे उन्होंने बोला था कि 1948 तक
दोनों कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगी तो फिर ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और मतलब एक इन फोर्स जो क्राउन की हुकूमत है वो ख़त्म की जाएगी, एक बिल्कुल एक सोवेरेन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान को 9 साल लगे अपने पहला आइन बनाने में, और 2 सालों में उसको भी ख़त्म कर दिया जा चुका था। उसके बाद ये कि इस एक्ट के तहत जो 537 स्टेट्स थी उन्होंने इंडिया के साथ साइन कर लिया। जो बची कुछ रियासत थी कुछ, उसमें पाकिस्तान बना हमारा, और उसमें 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इंडिया के साथ साइन नहीं किया, उसमें एक रियासत कश्मीर को भी कहा जाता है। तो ये थी एक शॉर्ट के पाकिस्तान की आज़ादी से पहले कि जो एक मुख्तलिफ एक्ट है, जब वहाँ पे जब बरतानिया ने हुकूमत की थी, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिकल हिस्ट्री बनी, तो यह थी एक शॉर्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई रिजर्वेशन थे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिजर्वेशन ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।